हेलो एवरीवन, आर ओ 2023 के हिस्ट्री रिवीजन की सीरीज़ में आज हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल के प्रश्नों को। और यह सीरीज़ घटना चक्र से चल रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो यह है न्याय दर्शन। यह षट दर्शन में से एक है। प्राचीन भारत में 6 दर्शन प्रचलित थे जिनको षट दर्शन कहा जाता था, और उनमें से एक है न्याय दर्शन। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया है, तो वह किया है कपिल ने। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, तो ये गलत है। सांख्य दर्शन आत्मा के आवागमन और पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक, तो ये बिल्कुल सही है। आत्मज्ञान के ऊपर बल देता है सांख्य दर्शन, तो इसलिए केवल 2 सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, ना कि किसी दैवी सत्ता द्वारा। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वह हैं पतंजलि। योग के आविष्कारक हैं पतंजलि। योग भी षट दर्शन में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है, तो यह है अनुस्मृति। अष्टांग योग के अंतर्गत 8 क्रियाओं को शामिल किया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इन क्रियाओं को मिलाकर अष्टांग योग कहा जाता है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, तो वह किसके समसामयिक थे? पुष्यमित्र सुंग के। पुष्यमित्र सुंग के द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ का संपादन पतंजलि के द्वारा किया गया था। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा बी और डी, दोनों को ही नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक के तौर पर अलग अलग जगहों पर मान्यता मिली हुई है। कुछ विद्वान गंगेश को मानते हैं, तो कुछ विद्वान उदयन को। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं होता। पुनर्जन्म के निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो यह है चारवाकों की। चारवाक पूरी तरीके से भौतिकवादी थे, भौतिकवादी विचारधारा है। ये इस दर्शन में विश्वास रखते हैं कि यावत जीवते सुखम जीवते ऋण कृत्वा घृतम पीवते, यानी कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर घृत पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यानी कि एक बार भस्मीभूत हो जाने पर दोबारा से जन्म नहीं होता है। तो यह चारवाकों के द्वारा दिया गया है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो वह करते हैं चारवाक दर्शन के लोग। अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो वह कौन सा है? काम। चारवाकों ने काम को सर्वोच्च मूल्य और सर्वोच्च पुरुषार्थ माना है। चारवाक दार्शनिक प्रणाली है, तो वह है लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। चारवाक को लोकायत दर्शन भी कहते हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं, प्रवर्तक हैं, तो वह हैं गौतम। मीमांसा के प्रणेता हैं, तो मीमांसा के प्रणेता हैं जैमिनी।
जैमिनी ने मीमांसा दर्शन दिया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है दर्शन, दूसरी तरफ है मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, और इधर है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, आत्मज्ञान। आगे और दिए हैं सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन, वैदिक अनुष्ठान करना, तार्किक चिंतन करना। तो इसके मिलान इस प्रकार होंगे। न्याय दर्शन तार्किक विचार पर ध्यान, तार्किक विचार न्याय दर्शन से जुड़ा है, तार्किक विचार। मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान, मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान, वैदिक अनुष्ठान। सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करता है, सांख्य दर्शन, सांख्य। और वेदांत दर्शन आत्मज्ञान से संबंधित है, वेदांत दर्शन आत्मज्ञान से संबंधित है। वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। इसके प्रणेता बादरायण हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ये मीमांसा दर्शन है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। और मीमांसा के प्रणेता हैं जैमिनी। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत हैं? यह दिया गया है मीमांसा के द्वारा, आचार्य जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन प्रतिपादित किया गया है, जो यह मानता है कि वेद शाश्वत हैं। मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, तो यह संबंधित है मीमांसा से। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वह किया है वैशेषिक दर्शन ने। इसके प्रणेता हैं कणाद, ऋषि कणाद। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो वह कहा जाता है महर्षि कणाद को। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इसके प्रवर्तक रहे हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? तो वह है लोकायत और कपालिक। कपालिक एक शैव संप्रदाय है, शैव, जबकि लोकायत चारवाक दर्शन को कहते हैं। चारवाक दर्शन जो कि षट दर्शन में शामिल नहीं है। लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है चारवाक को। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं, तो वह हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य को अद्वैत दर्शन का संस्थापक कहा जाता है। ये भी षट दर्शन में शामिल नहीं है। शंकर के दर्शन को कहा जाता है, तो वह कहा जाता है अद्वैतवाद। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है शंकर को। इनको छुपा हुआ बुद्ध, प्रच्छन्न बौद्ध का अर्थ है छुपा हुआ बुद्ध। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो वह की जा सकती है ज्ञान के द्वारा। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन हैं? तो वह हैं रामानुजाचार्य। अद्वैत के संस्थापक हैं, अद्वैत के हैं शंकर। और विशिष्ट द्वैत के हैं, विशिष्ट अद्वैत के हैं रामानुजाचार्य। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो वह है अभिनवगुप्त, शंकर, रामानुज और माधव। इनका संबंध वेदांत से है, जबकि अभिनवगुप्त का संबंध वेदांत से नहीं है। यहाँ पर दो सूची दी गई हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है संवत्सर, यानी कि
संवत के नाम और दूसरी तरफ किस समय की गणना की जाती है उस संवत से। तो यहाँ पर है विक्रम संवत। विक्रम संवत की तिथि है 58 ईसा पूर्व। शक संवत की है 78 ईस्वी। गुप्त संवत की है 319 ईस्वी है, पर यहाँ पर 320 दिया है। और कली संवत की है 3102 ईसा पूर्व। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, तो ये सही है। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ है, ये भी सही है। गुप्त काल सन का अर्थ है गुप्त संवत 319 ईस्वी से आरंभ हुआ है, ये भी सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ है, तो ये भी सही है। चारों सही हैं। गधैया था, यह एक सिक्का था। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, तो कौन सा वर्ष होगा? शक संवत से करीब 135 वर्ष पहले विक्रम संवत चलाया गया था। इसको निकालने के लिए 465 में पहले 78 जोड़ेंगे, फिर इसमें 58, और तब ये विक्रम संवत की तिथि पर पहुंच जाएगा और इसका उत्तर होगा 601। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है कृत संवत के नाम से। विक्रम संवत को मालव संवत या कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है, तो इसमें 78 जोड़ दिया जाएगा। 556 प्लस 78, और इसका उत्तर होगा 634। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था, तो वह था प्रतिष्ठानपुर। यह प्रयागराज के आसपास पड़ता है। मौखरी शासकों की राजधानी थी, तो वह थी कन्नौज। गुप्तोत्तर काल में कन्नौज एक महत्वपूर्ण नगर बन गया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ईश्वर पहला ही गलत है। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख सही है। ईशान वर्मा हरहा पाषाण अभिलेख सही है। जीवित गुप्त देव वर्णाक अभिलेख सही है, जबकि सर्ववर्मन का ताम्रपत्र अभिलेख असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है। असीरगढ़ से, गया से नहीं बल्कि असीरगढ़ से। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो वह था मगध के गुप्त का, थानेश्वर के पुष्यभूति का, कन्नौज के मौखरी का और वल्लभी के मैत्रक का। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो वह की है पुष्यभूति ने। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो वह है कल्हड़ के राजतरंगिणी में। हर्ष के समय की सूचनाएं हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट की हर्षचरित से मिलती हैं। हर्षचरित। इसके अलावा
हर्ष के समय की सूचनाएं कल्हड़ की राजतरंगिणी से भी प्राप्त होती हैं। राजतरंगिणी, क्योंकि बाणभट्ट इसमें ऑप्शन में नहीं है तो कल्हड़ टिक करेंगे हम। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वह लिखी है बाणभट्ट ने, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी तो वह थी कन्नौज। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो वह की थी कन्नौज को। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो यह कहाँ पर किया था? कन्नौज और प्रयाग में। कन्नौज और प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो वह था एक तो कन्नौज और दूसरा प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को रोका है, तो वह रोका है पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय उत्तर की ओर अभियान करना चाहता था और हर्षवर्धन दक्षिण की ओर, जिसके कारण दोनों का नर्मदा नदी के किनारे टकराव हुआ और उसमें पुलकेशिन की विजय हुई और हर्ष को उसने दक्षिण में विस्तार करने से रोक दिया। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? तो वह किया है पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था, तो यह वर्ष 618 ईस्वी माना जाता है, 7वीं शताब्दी में। कवि बाढ़ निवासी था, तो यह बिहार के पृथ्वीकूटा जगह के निवासी था। पृथ्वीकूटा, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो वह आया था सम्राट हर्ष के समय में। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की है? तो वह की है वेनसांग के द्वारा की गई है। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआंग वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं व संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे, बिल्कुल ही गलत है। खुद वेनसांग 2-3 बार चोर डकैतों के चक्कर में पड़ गया था, उसे पकड़ लिया गया था। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा यानी कि अग्नि परीक्षा जैसी चीज़ें होती थी, किया जाना किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे, तो यह प्रचलित था। व्यापारियों और नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था, तो यह भी सही है, शुल्क भी देना पड़ता था। तो 2 और 3 सही हैं, 1 गलत है। हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा है? तो वेनसांग स्वतंत्र रूप से एक यात्री के रूप में भारत आया है। उसे किसी भी राजा ने या शासक ने दूत के रूप में नहीं भेजा है। वेनसांग को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण भारत लेकर आया था। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो वह था मथुरा। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वह किया गया है रेशम के लिए। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था, नालंदा में उसने अध्ययन किया था और बाद में दोबारा से जब वो पूरा भारत घूमकर दोबारा से नालंदा पहुंचा तो वहाँ पर उसने व्याख्यान भी दिया। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का एक मुख्य कारण है, तो वह है सीयूकी की रचना। उसने भारत भ्रमण पर सीयूकी की रचना की थी। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो वह था वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की।
हर्षवर्धन के समय भारत आया था और इसने सीयूकी की रचना की है। सीयूकी नामक यात्रा विवरण किससे जुड़ा है? तो वह जुड़ा है वेनसांग से, काफ़ी इम्पोर्टेंट यात्री है। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, तो इसने भ्रमण किया था लगभग 671 से 695 ईस्वी में, 671 से 695 ईस्वी में। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बतलाता है? तो यह बतलाता है विनिमय पत्र। हुंडी क्या थे? विनिमय पत्र थे, यानी कि सामान को एक्सचेंज करने के लिए, मुद्राओं को एक्सचेंज करने के लिए विनिमय पत्र रहे होंगे। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो वह करते हैं यिन तू के नाम से। यिन तू वास्तव में यह शब्द सिंधु नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है। सिंधु, सिंधु, तो इससे जुड़ा हुआ साउंड यिन तू, यिन तू। तो ये सिंधु से संबंधित है, जैसा कि ज़्यादातर पश्चिमी आक्रांताओं ने भी भारत को सिंधु के रूप में जाना था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? तो यह था मुस्लिम आक्रांताओं के कारण नालंदा विश्वविद्यालय संपूर्ण रूप से विनष्ट हो गया। नालंदा में बख्तियार खिलजी के द्वारा लगाई गई आग से उसके पुस्तकालय में भरा हुआ विश्व का बहुत सा ज्ञान नष्ट हो गया था। भारत में सबसे प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो यहाँ पर जितने भी दिए हैं उसमें सबसे प्राचीन नालंदा है। नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो यह है बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में कन्नौज भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर भी बन गया था और व्यापारिक केंद्र भी। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी, यानी कि गुप्तोत्तर काल में सामंतवाद का विकास हुआ है, यानी कि जो सामंती प्रथा होती है, ज़मीन किसी व्यक्ति के पास होती है और उस पर काम करने के लिए मजदूर रहते हैं, सामंतवाद की प्रथा। और वो सामंत कर इकट्ठा करके राजाओं के पास जमा कराते थे। तो यह कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता हो गई थी। ये बिल्कुल सही है। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। क्योंकि सामंतवादी प्रथा हो गई थी, इसलिए जो भूस्वामी था वह मध्यस्थ वर्ग बन गया। सामंत जो थे वो भूस्वामी और मध्यस्थ वर्ग हो गए और उस जमीन पर आश्रित कृषक के रूप में एक वर्ग बन गया। तो यह दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि इसी के कारण जो कृषक संरचना है वो बदल गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चीनी यात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। तो ये बिल्कुल ही गलत है। फायान किसी भी शासक के दरबार में या किसी भी इस तरह शासक के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नहीं गया था। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो यह भी गलत है। ह्वेनसांग से मिलने से पहले ही हर्ष बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो चुका था और उसका बौद्ध धर्म में उसकी आस्था पहले ही जग चुकी थी और वह प्रतिरोधी तो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए दोनों ही कथन गलत हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दिए हुए वर्षों में केवल ह्वेनसांग सुमेलित है, बाकी अन्य तीनों सुमेलित नहीं हैं, इसलिए इस प्रश्न को मूल्यांकन से हटा दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। तो ये सही है। मुल्तान में एक सूर्य मंदिर था जिसका उल्लेख इन सभी लेखकों ने किया है।
सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो यह भी सही है, दोनों ही सही हैं इसमें। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानिक राजनीतिक सत्ता। तो सामंती व्यवस्था एक तरीके से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है, सत्ता के विकेंद्रीकरण। और अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तो फिर केंद्र शक्तिशाली नहीं होगा। यदि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तो फिर केंद्र अधिक शक्तियाँ अपने पास नहीं रखेगा और इन संस्थाओं को भी शक्तियाँ देगा, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तो भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ है, क्योंकि अगर सामंती लोग भूमि पर नियंत्रण रख रहे हैं, उसका स्वामित्व रख रहे हैं, तो प्रशासनिक संरचना में बदलाव हुआ और जो नई प्रशासनिक संरचना बनी उसका उदय हुआ। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना। सामंत और उसका अधिपति, जो सामंती वर्ग था और उसको जिसने सामंत बनाया है, उसके अधिपति के बीच स्वामी और दास जैसा संबंध स्थापित हो गए थे। तो यह भी सही है, 2 और 3 सही हैं, एक गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, बिल्कुल सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। जब उन्होंने देखा कि बौद्ध और जैन धर्म बहुत आगे बढ़ रहे हैं और वैदिक धर्म की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन्होंने वैदिक धर्म के उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए। उसी के तहत उन्होंने 4 धाम की स्थापना भी की, तो ये सही है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, तो ये गलत है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, तो उन्होंने वेदांत का भी प्रसार किया। तो ऑप्शन सी होगा। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था, तो वह हुआ था केरल में, कलादी, केरल के कलादी स्थान पर उनका जन्म हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो वह 4 मठ हैं, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। चारों दिशाओं में उन्होंने 4 मठों की स्थापना की है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें पुरी, द्वारका, रामेश्वरम ये सम्मिलित हैं, मानसरोवर सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित जोड़ों में कौन जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें रवि कीर्ति के द्वारा पुलकेशन द्वितीय का एहोल अभिलेख लिखा गया है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मा के दरबार में थे। हरिशेन समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक थे, समुद्रगुप्त के, हर्ष के नहीं, जबकि हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। और दंडी नरसिंह वर्मन के दरबार में थे। तो इस प्रकार ऑप्शन सी गलत है। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूचियों का मिलान करना है। एक तरफ दरबारी कवि हैं, दूसरी तरफ उनके संरक्षक राजा हैं। अमीर खुसरो को संरक्षण दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। कालिदास को संरक्षण दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में सबसे प्रमुख थे कालिदास। हरिशेन समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। सही जोड़ा बनाना है। यहाँ पर एक तरफ दिए हैं राजा और दूसरी तरफ उनके राज्य या क्षेत्र। तो भोज, राजा भोज की धारा नगरी थी और रानी दुर्गावती गोंडवाना से थीं। समुद्रगुप्त विदिशा से संबंधित थे और अशोक उज्जैन से।
भारत के इतिहास के संदर्भ में युग्मों पर विचार करना है। इसमें दिए हैं युग्म, प्रसिद्ध स्थल और दूसरी तरफ है वर्तमान राज्य। तो इसमें से कौन कौन से सही सुमेलित हैं यह बताना है। तो भीलसा मध्य प्रदेश सही है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं बल्कि कर्नाटक में है। गिरनार गुजरात में है, यहाँ से जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है रुद्रदामन का। और स्थानेश्वर या थानेश्वर उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हरियाणा में है, हरियाणा। तो इस प्रकार ऑप्शन ए और 1 और 3 सही होते हैं, 1 और 3। इसके साथ ही गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।